बर्रा इलाके में पति पत्नी की हत्या की खबर मिल रही है। पड़ोसियों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी है और अब मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पति पत्नी की हत्या। बर्रा इलाके में पति पत्नी की हत्या की गई है। पड़ोसियों ने इस बाबत सूचना दी है और अब मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पड़ोसियों ने सूचित किया पुलिस को, पति पत्नी की हत्या कर दी गई है। जांच के लिए पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर इकट्ठा है। डॉग स्क्वाड मौजूद है और तमाम सबूत और साक्ष्यों को जुटाने की कवायद शुरू है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बर्रा इलाके से यह बड़ी खबर मिल रही है, पति पत्नी की हत्या कर दी गई। पड़ोसियों ने इस बाबत सूचना पुलिस विभाग को दी। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। तमाम साक्ष्यों को, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए ग्राउंड पर टीमें दिखाई दे रही हैं। ज्यादा जानकारी सहयोगी रतीश के पास है। रतीश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कानपुर के दक्षिण इलाके में बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 इलाके में डबल मर्डर हुआ है और बेरहमी से धारदार हथियार से पति पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी गई है। बर्रा थाना क्षेत्र का EWS कॉलोनी है। पुलिस मौके पर मौजूद है। घटना का वक्त अगर बात की जाए तो रात में 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। सामने एक CCTV फुटेज आया है जिसमें एक व्यक्ति जाते हुए दिख रहा है। पुलिस सभी पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। फिलहाल मृतक दंपतियों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो इनका बेटा है उसने अपने करीबी रिश्तेदार पर इस घटना को अंजाम देने का शक जाहिर किया है या आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर चुकी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी बिल्कुल रतीश, आप नजर बनाए रखिएगा। आखिर क्या वजह हो सकती है इस डबल मर्डर के पीछे? इसकी गुत्थी क्या है, इसकी परतें क्या है? फिलहाल टीम लगी हुई है तमाम चीजों को जांचने में, खंगालने में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जोशीमठ से। खबर आई है जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा पेश आया है। देर रात खाई में एक गाड़ी के गिरने की खबर है। बद्रीनाथ के रंगाड़ बैड के पास यह हादसा हुआ है। 2 महिला, 1 पुरुष इस हादसे में लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस की महिला कांस्टेबल हादसे में लापता बताई जा रही है। पुलिस SDRF की टीम अब रेस्क्यू में जुटी हुई है। बड़ी खबर जोशीमठ से, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा पेश आया है। देर रात खाई में एक गाड़ी के गिरने की खबर है। हादसा हुआ है बद्रीनाथ के रांगड़ बैंड के पास। 2 महिला, 1 पुरुष हादसे के बाद से नहीं मिले हैं। इनकी तलाश कर रही है पुलिस और SDRF की टीम। बताया जा रहा है उत्तराखंड पुलिस की महिला कांस्टेबल है, वो भी इस हादसे के बाद लापता है। रेस्क्यू किया जा रहा है, खोज की जा रही है। दुरूह रास्तों पर देर रात ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ऐसे में अभी टीमें लगी हुई हैं। जो लोग नहीं मिले हैं उन्हें खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रयागराज से खबर है, 10 जून को हुई हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है। पाकिस्तान का वीडियो दिखाकर लोगों को भड़काया गया है, इस बात का खुलासा हुआ है। मदरसा छात्र इमरान की गिरफ्तारी के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा से पहले कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। मसलक ए आला हजरत नाम का यह व्हाट्सएप ग्रुप था। इसी ग्रुप पर 10 जून को भारत बंद का मैसेज भेजा जा रहा था। हिंसा से ठीक एक दिन पहले भड़काऊ भाषण वाले वीडियो शेयर किए गए थे। वीडियो को देखने के बाद इमरान प्रदर्शन में शामिल हुआ था। इमरान की गिरफ्तारी के बाद यह बड़ी बात सामने आ रही है। इमरान पहले जिस मदरसे में पढ़ता था वहां के पूर्व छात्र ने यह ग्रुप बनाया था। चलिए बाकी डिटेल्स हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन के पास है। मोइन, कौन है ये इमरान और इसने क्या क्या खुलासे किए हैं? देखिए, प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें शुरू से ये आशंका जताई जा रही थी कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। एक मदरसा छात्र है इमरान नाम का, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ये बताया गया है कि उससे पहले, हिंसा से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और हिंसा से ठीक एक दिन पहले उस ग्रुप में कुछ
निकाले गए थे जो पाकिस्तान से रिलेटेड थे, यानी पाकिस्तान के वीडियो डालकर लोगों को भड़काने का काम किया गया था। और प्रयागराज का ही रहने वाला, प्रयागराज में ही पढ़ने वाला अम्मार नाम का एक स्टूडेंट था, जिन दिनों पश्चिम बंगाल में रहता है, उसने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वालों ने तमाम लोगों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए बातचीत भी की थी, उन्हें भारत बंद के लिए जो है प्रदर्शन करने की बात कही थी, उसका न्योता दिया था। और जो पाकिस्तान का वीडियो देखने के बाद ही जो इमरान नाम का युवक है, जो छात्र है, मदरसा छात्र है, वो अपना आपा खो बैठा था और उसने प्रदर्शन में न सिर्फ शामिल हुआ था बल्कि उसने हिंसा भी की थी, पत्थरबाजी भी की थी। उसके तमाम वीडियो फुटेज भी प्रयागराज पुलिस को मिले हैं। तो प्रयागराज पुलिस अब आगे जो है इस जांच को बढ़ा रही है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि आखिरकार इसकी साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे और उनके तार कहां कहां से जुड़े हैं। तो पश्चिम बंगाल से तार जुड़े होने की बात सामने आई है, पाकिस्तान के वीडियो डालकर लोगों को भड़काए जाने की बात सामने आई है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले में जो है इस एंगल पर तहकीकात कर रही है कि साजिश किन किन लोगों ने रची। बिल्कुल मोइन, देखिए प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन प्रदर्शन में पत्थर उठा लेना और आगजनी करना, इसके लिए कहां से लोगों के अंदर इतना गुस्सा भरा गया, मास्टरमाइंड कौन था और ये काम उसने कैसे किया, ये तमाम चीजें अब जांच का विषय है। और देखिए एक एक करके परतें खुल रही हैं। शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 10 जून को हुई हिंसा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई है जिसके तार अब बंगाल से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यूपी में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग में जो ट्रांसफर हुए, तबादले हुए, उन पर रिपोर्ट तलब कर ली है। तबादलों में तबादला नीति पालन ठीक से नहीं किया गया, ये बात सामने आ रही है। ये कहना है ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम का। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को एक कड़े शब्दों में लिखी गई चिट्ठी सामने आई है और डिप्टी सीएम ने अपने इस पत्र में साफ लिखा है कि उनके संज्ञान में आया है कि वर्तमान सत्र में जो तबादले किए गए हैं उनमें तबादला नीति का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से रिपोर्ट तलब की है। जरा बताइए और समझाइए डिटेल में कि जो इस सत्र में ट्रांसफर किए गए हैं, तबादले किए गए हैं, किन आधार पर किए गए हैं, ये तमाम चीजें रिपोर्ट के तौर पर तलब की हैं डिप्टी सीएम ने। तो देखिए तबादले पर रिपोर्ट तलब की गई है। क्या क्या है इसमें? स्वास्थ्य विभाग में तबादले पर अब तनातनी की स्थिति है, साफ तौर पे दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आपत्ति जताई है। तबादले पर ब्रजेश पाठक ने एक रिपोर्ट भी तलब कर ली है, एक रिपोर्ट मांग ली है संबंधित अधिकारियों से। और संबंधित अधिकारियों से ही नहीं, ये रिपोर्ट मांगी गई है अपर मुख्य सचिव से। तो तबादला नीति क्या है, इसे पालन नहीं करने की शिकायत मिली, इसलिए चिट्ठी लिखनी पड़ी है। और अब अधिकारियों का ट्रांसफर करने का कारण पूछा है। तबादला क्यों हुआ, यह कारण पूछा जाएगा, क्योंकि हाल ही में जो तबादले हुए हैं इसकी पूरी डिटेल मांग ली है डिप्टी सीएम ने। किस तरीके से ट्रांसफर हुआ है, तबादला नीति के नियमों पर हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर तनातनी की स्थिति देखने को मिल रही है। सीधा रुख करते हैं ग्राउंड पर, हमारे सहयोगी शैलेश मौजूद हैं और तमाम पहलुओं की जानकारी उनके पास पहुंची है। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेश, ये बताइए कैसे कैसे इनपुट मिले हैं डिप्टी सीएम को, जिसके आधार पर उन्होंने इतने टफ वर्ड को यूज करके इस चिट्ठी को लिखा है? देखिए पूरे प्रदेश में 30 जून तक तबादला एक्सप्रेस चली थी और उसमें जितने भी विभाग है सबको एक निर्धारित समय सीमा दी गई थी। अब कैबिनेट से तबादला नीति पास हुई, उसके बाद 30 जून तक का अंतिम समय दिया गया था और इसी के तहत ये तबादले हुए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में जो तबादले हुए उन्हें लेकर शिकायतें सामने आई। उप मुख्यमंत्री ने इन चीज़ों का संज्ञान लिया और देखिए अगर बात करें उप मुख्यमंत्री पास शिकायतें पहुंचने की, तो एक बड़ा कारण और है, लगातार अस्पतालों के दौरे पर रहे, निरीक्षण किया, वहाँ के जो उनके संपर्क है वो भी डायरेक्टली आपको बताए, उनके खुद के जो सूत्र है वहाँ से भी जानकारी आ रही है। और उसमें जो चीज़ें निकल कर सामने, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये रहा कि लखनऊ समेत प्रदेश के तमाम जो बड़े शहर हैं वहाँ पर बड़े बड़े अस्पतालों से जो तबादले किए गए, उनमें कई जगह ये समस्या आई कि विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स थे उनको तबादला किया गया लेकिन प्रतिस्थानी की नियुक्ति उनकी जगह नहीं की गई। यानी अगर कहीं पर एक डॉक्टर को हटाया तो ज़रूरी नहीं मैं दूसरा डॉक्टर भेजा ही, हो सकता है वहाँ पर किसी को भेजा ही ना गया हो। यानी वहाँ पर अब जो स्वास्थ्य के लिए इलाज के लिए व्यवस्था थी वो डिरेल होना तय है। इसके बाद अगर आप देखिए राजधानी लखनऊ में
क्योंकि पूरे प्रदेश के ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ डॉक्टर्स को हटाने की बात सामने आई, शिकायतें सामने आई कि वो उन डॉक्टर्स को विशेषज्ञ जो थे हटा दिया गया, लेकिन उनकी जगह किसी को नहीं भेजा गया। ऐसे में यहाँ पर अब उप मुख्यमंत्री ने पूछा है कि आखिर आपके पास क्या इसकी बदले में कार्य योजना, आखिर कैसे अब इलाज देंगे, जवाब दीजिए। दूसरी एक बड़ी चीज जो पूछी उप मुख्यमंत्री ने वो ये कि जिन डॉक्टर्स का तबादला किया गया, देखिए एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा को जो पूरा करता है उसका तबादला होता है। तो उनसे ये भी पूछा गया कि जिनके आपने तबादले किए, क्या उनसे ज्यादा समय यहाँ पर रहने वाला कोई डॉक्टर तो नहीं रह गया? मतलब अगर आपने तबादला किया जो 2 साल से यहाँ नौकरी में था, कोई ऐसा डॉक्टर उस मंडल में शहर में देने वालों के बीच किस तरीके की कोऑर्डिनेशन रही है? कहीं ऐसा इनपुट तो नहीं है? इसी के आधार पर ये रिपोर्ट तलब की गई है। देखते हैं कि ये बात कितनी दूर तक जाती है, इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेते हैं डिप्टी सीएम। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देहरादून से। खबर है जहां केदारनाथ धाम में पूजा का समय, दर्शन का समय बदल दिया गया है। अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मई और जून में दर्शन का समय सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक कर दिया गया है और किया गया था, लेकिन अब इसमें बदलाव की गई है। यात्रियों की संख्या में कमी के बाद बीकेटीसी ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अब दर्शन 11 बजे से सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक नहीं लिया जाएगा। ये अब 5 बजे सुबह से रात 9 बजे तक ही दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। संख्या कम हो गई है दर्शन करने वाले श्रद्धालु के, ऐसे में समय को बदला गया है। कन्नौज से बड़ी खबर मिल रही है। सदर कोतवाली के शेखपुरा मोहल्ले में आपत्तिजनक पोस्टर लगा, ये खबर है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में यह पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर में विवादित अपील की गई है। पोस्टर वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय बताई जा रही है। कन्नौज पुलिस ने ट्वीट करके कार्रवाई की जानकारी दी है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में आपत्तिजनक पोस्टर लगाया गया है, विवादित अपील की गई है, भड़काने की कोशिश की गई है और अब पुलिस ट्वीट करके कार्रवाई की जानकारी दे रही है। एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कि ऐसी विवादित चीजें, विवादित कंटेंट को सर्कुलेट करना या पोस्टर चस्पा करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी सक्रिय है, आपत्तिजनक पोस्टर लगाया गया है, विवादित अपील की गई है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में यह पोस्टर लगाया गया है। सदर कोतवाली के शेखपुरा मोहल्ले में यह आपत्तिजनक पोस्टर लगाया गया है। इसके बाद पुलिस सक्रिय है। ट्वीट करके कन्नौज पुलिस ने इस पूरे खबर पर यह जानकारी दी है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ जो ऐसे पोस्टर चस्पा कर रहे हैं जिसका कंटेंट भड़काऊ है, आपत्तिजनक, मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भावनाओं को भड़काने वाली विवादित पोस्टर, विवादित अपील है। और अब कन्नौज पुलिस एक्शन की तैयारी में है। जिस किसी ने भी ये पोस्टर चस्पा किया है उस तक पहुंचने की कोशिश में अब कन्नौज पुलिस, क्योंकि ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि हल्के में नहीं लिया जाएगा इस पोस्टर को, ना ही इस पोस्टर को लगाने वाले को। जैसे ही पुलिस के हत्थे चढ़ेगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भड़काऊ कंटेंट वाला एक पोस्टर लगाया गया है। कन्नौज से ये खबर है। अब ये पोस्टर वायरल है तो सोशल मीडिया पर ही आकर के पुलिस ने, कन्नौज पुलिस ने ये सफाई दी है कि जिस किसी ने ये काम किया है उस तक पहुंच करके कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर आएंगे। दरअसल पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले उनके ये दौरे की खबर है, जहां सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेंगे। इसी दौरान पीएम मोदी के कार्यक्रम वाली जो जगहें निर्धारित हैं, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, एसटी कॉलेज, सिगरा स्टेडियम, वहां पर भी सीएम पहुंच करके तैयारियों का फाइनल टच देखेंगे कि इस तरीके से तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके बाद सीएम तैयारियों के ही मद्देनजर सर्किट हाउस में सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक लेंगे। अगर सीएम के दौरे की बात की जाए तो दोपहर 12:30 बजे का वक्त है जब वो वाराणसी आएंगे। 1 बजे रुद्राक्ष पहुंच जाएंगे, 1:30 बजे सिगरा स्टेडियम जाने का कार्यक्रम है और 2:15 पर एलटी कॉलेज जाने का कार्यक्रम है, तय है। इसके बाद 3 बजे सर्किट हाउस वापस आएंगे और यहीं पर पीएम के दौरे के मद्देनजर जो तैयारियां की गई हैं, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं तमाम विभागों के, उन्हीं को बुला करके एक बैठक है सर्किट हाउस में, उस बैठक में वो शामिल होंगे। तो इस तरीके से मिनट टू मिनट शेड्यूल आ चुका है सीएम योगी के वाराणसी दौरे का। किस तरीके की तैयारियां हैं, कैसे तमाम चीजों की रिपोर्ट तैयार की गई है, आइए हम समझेंगे। हमारे सहयोगी नीतीश के पास डिटेल जानकारी है। नीतीश, कितने बजे पहुंचेंगे ये तो वक्त तय हो गया है, लेकिन तमाम अधिकारियों की क्या जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं?
स्नेहा, अगर तैयारियों की बात करें तो लगातार, चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा 7 जुलाई को है और प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर जो अधिकारी तंत्र है वो पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। पिछले दिनों की बात कर लें तो मुख्य सचिव और डीजीपी भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए यहाँ पर बैठक की थी। अब सीएम खुद तैयारियों को पूरी तरह से अपने, जिस तरह से कहे कि अपने एक पूरी सशक्त तैयारियां जो करते हैं उसके मद्देनजर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर पहुँचने के साथ ही जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है 3 जगहों पर मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे, तैयारियों को अंतिम रूप देंगे और तैयारियों में क्या कमियां रह गई हैं इनको परखेंगे। तो आज प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर मुख्यमंत्री तैयारियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, 3 जगहों पर जाएंगे। 4.5 घंटे का दौरा है बनारस का और इसके साथ ही अगर बात करें तो अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी लेंगे। तो पहले जो तैयारियां हैं उनको देखेंगे, जांचेंगे और फिर उसके बाद जो कमियां या फिर कितनी चुस्ती रहनी है इस बैठक में उसका जिक्र भी करेंगे। तो आज का मुख्यमंत्री का पूरा दौरा प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर खास है। प्रधानमंत्री जब आएंगे तो काशी में जो योजनाओं परियोजनाओं की सौगात देंगे, लेकिन अभी मानसून का ये सीजन है और हमने भी देखा है कि बनारस की सड़कों पर कितना लबालब पानी भरता है। देखना होगा कि उसके मद्देनजर कैसी तैयारियां रहती हैं, क्या खास रहता है, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। नीतीश, फिलहाल शुक्रिया जो जानकारी आपने दी वाराणसी दौरे से जुड़ी हुई। उधम सिंह नगर से खबर है जहां स्कूल बस को ट्रक ने टक्कर मारी है। हादसे में 6 से ज्यादा छात्र घायल बताए जा रहे हैं। किच्छा के सेंट पीटर स्कूल की ये बस बताई जा रही है। अब जख्मी बच्चों को किच्छा और रुद्रपुर भेजा गया इलाज के लिए। सूचना पर बच्चों के परिजन अस्पताल पहुंचे हैं। पुलभट्टा थाना क्षेत्र के सिरसा बोर्ड पर यह दुर्घटना हुई है, यह एक्सीडेंट हुआ है। स्कूल बस को ट्रक ने टक्कर मारी है। सेंट पीटर स्कूल की यह बस बताई जा रही है। 6 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। किच्छा और रुद्रपुर भेजा गया इन बच्चों को इलाज के लिए। अब बच्चों के परिजन भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। सोनभद्र से खबर है, तेज रफ्तार कार सवार ने 2 होमगार्ड को रौंद दिया है। हादसे में दोनों होमगार्ड की मौके पर मौत हो गई है। मृतक होमगार्ड ओबरा से ड्यूटी करके लौट रहे थे घर। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चौपन थाना क्षेत्र के सोन पुल की ये सुबह करीब 5 बजे की घटना बताई जा रही है। हादसे में दर्दनाक मौत 2 होमगार्ड ओबरा से लौट रहे थे ड्यूटी करके। अज्ञात वाहन ने जो तेज रफ्तार में थी इन दोनों को रौंदा। ये देखिए तस्वीरें। उधर बुलंदशहर में माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार चल रही है। यहां के गुठावली में टॉप 10 में शुमार 6 बदमाशों की 1,28,91,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। अपराधी फुरकान, चांद, बिलाल, मकसूद, वकील और शहजाद की यह संपत्ति है जो पुलिस ने कुर्क की है। सभी ने गो तस्करी के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी, जमा की थी। उधर खुर्जा में भी टॉप 10 में शामिल माफिया कासिम की 1 करोड़ की संपत्ति मुनादी करके कुर्क कर दी गई। पिछले 24 घंटे में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में कुल मिलाकर के 2,28,00,000 से ज्यादा की संपत्ति विभाग ने कुर्क की है। तो देखिए, माफियाओं के खिलाफ ये कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इनकी संपत्तियों को कुर्क करने की 2 लोकेशन पर कार्रवाई हुई है। दोनों ही जगहों पर कार्रवाई करके 2 करोड़ से ऊपर तक की संपत्ति कुर्क की गई है। दोनों जगह पर टॉप 10 जो माफिया हैं उनको चिन्हित किया गया और उनकी प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया गया और तो देखिए कुर्कू की कार्रवाई की गई है। उधर ताज नगरी आगरा में भी प्रशासन ने बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस प्रशासन ने हेलो गैंग के सदस्य का मकान कुर्की कर दिया मुनादी करके। आपको बताएं कि यमुना के बीहड़ से हेलो गैंग चल रहा था जो ठगी का कारोबार करते थे। साइबर सेल और पुलिस की टीम ने ठगी के धंधे का भंडाफोड़ करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 13 सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। गौरव राजपूत के मकान पर भी कुर्की की कार्रवाई की गई है, जिससे अब हेलो गैंग में हड़कंप मचा है। जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम बाह ने ये कार्रवाई की है। 12,11,000 की कीमत का मकान कुर्क कर दिया गया है। जैतपुर क्षेत्र के अंतर्गत तड़हेता का ये पूरा मामला है। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।